बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं अफ्तार काज़मी। और गल बद गई मौलाना फजलुर रहमान का सरेंडर करने से इनकार, बल्कि मज़ीद कई इल्ज़ामात आयद कर दिए। जर्नैलों से माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, जिन्होंने चंद रोज़ कबल कसूर में एक तकरीर के दौरान शोहदा की कुर्बानियों के हवाले से ऐसी गुफ्तगू की जिससे पूरी कौम नाराज़ है, उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रही थी। तो ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान उस पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देंगे, लेकिन वो 2 कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने आज फिर बड़ी सख्त तकरीर कर दी है और इन शेरों से उन्होंने आगाज़ किया है। मफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। रचा हुआ है बदन में अभी सुरूर गुना, अभी तो खौफ नहीं आएगा सजा से मुझे, अभी तो खौफ नहीं आएगा सजा से मुझे। तो मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़े अल्फाज में कह दिया कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। उनका मुखातब फौज और इस्टेब्लिशमेंट थी। उन्होंने कहा है कि आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ कर रहा हूँ, आपने मेरे बयान की अज़ खुद तशरीह करके मेरी किरदार कुशी की है, और अगर समझते हैं कि इससे मौलाना फजलुर रहमान सरेंडर कर जाएगा तो याद रखो, मुझे मेरे माँ बाप ने सरेंडर होने के लिए पैदा ही नहीं किया। जो मेरी किरदार कुशी करना चाहते हैं और समझते हैं कि फजलुर रहमान झुक जाएगा, सरेंडर कर जाएगा, याद रखो मुझे अपने माँ बाप ने सरेंडर होने के लिए नहीं जना है। मौलाना ने फौज से माफ़ी का मुतालबा भी किया और कहा कि जिस फौज और जिस जर्नैल ने और जिस दफ्तर से मेरे खिलाफ और मेरी जमात के खिलाफ प्रोपोगंडा कमांड किया गया, उसको माफ़ी मांगनी होगी। फौज ने और जिस जनरल ने जिस दफ्तर से मेरे खिलाफ और मेरी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा कमांड किया है, उसको माफी मांगनी होगी। तो अब सवाल ये कि क्या मौलाना फजलुर रहमान ने वो बात नहीं कही जिस पर पूरी कौम आरज़दा है? क्या मौलाना फजलुर रहमान ने शोहदा के हवाले से वो बयान नहीं दिया जिसके बारे में अब ये कह रहे हैं कि वो फौज की तरफ से लॉन्च किया गया? तो खुद उसको मानते हुए मौलाना आज भी ये कहते हैं कि शोहदा के बारे में उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, और उनका ये बयान ऐसा था जिसके बाद वो समझते थे कि वो कुछ कहेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट की उन्हें तायीद हासिल हो जाएगी, क्योंकि वो मुल्क में बड़ी एक्टिव सियासत कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ ये कि वो इंतखा पसंदी की सियासत नहीं करते। तो मौलाना फजलुर रहमान ने लंबी चौड़ी तकरीर की। वकला कन्वेंशन था और अगर हुकूमत चाहती तो इस कन्वेंशन को रोक भी सकती थी, लेकिन रियासती इदारों की जानिब से या हुकूमत की जानिब से इस कन्वेंशन को भी रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई, जिसके बाद कई और हम सवाल भी पैदा हो गया कि आखिर मौलाना फजलुर रहमान, जो कि बराह रास्त रियासत से टकराते हुए नज़र आते हैं, रियासती पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हुए नज़र आते हैं, फ़ौज के शोहदा का मजाक उड़ाते नज़र आते हैं, और माजी में भी ऐसा अगर किसी सियासी जमात ने किया तो हमने उसका हशर नशर होते देखा। तो अब मौलाना फजलुर रहमान क्या इतने ताकतवर हैं? क्या वो इतने बड़े सियासतदान हैं? क्या उनकी जमात इतनी ताकतवर है कि रियासत उसके सामने सरनगू है? वो ये कहते हैं कि मुख्तलिफ हल्कों की नाराज़गी इस बात पर है कि हमने सवाल उठाया कि हम लश्कर क्यों बनाएं। मशरक़ी पाकिस्तान में अवाम से कहा गया लश्कर बनाओ, जिसके नतीजे में अल बदर और अल शम्स बने, जिन्होंने फ़ौज के शाना बशाना लड़ाई लड़ी, लेकिन वो दुश्मनी आज भी मौजूद है। तो क्या आप हमारे लिए नए दुश्मन बना रहे हैं? उन्होंने बन्नू पुलिस की मिसाल दी कि वो अपने अफसर की बात नहीं मानते, और यही हाल लक्की मरवत में भी है। टांग की एक मस्जिद में लोगों ने खल्फ उठाया कि उनके जनाजों में फ़ौज शरीक ना हो। तो वो इस किस्म की बातें करें जिससे लगता यूँ है कि फ़ौज से वो सख्त नाराज़ हैं, गुस्से में है, और हर जगह वो फ़ौज के हवाले से मनफी बातें करें। इस तकरीर में भी मौलाना ने फ़ौज के हवाले से कोई मुस्बत बात नहीं की, सिवाय एक बात के कि जब फ़ौज पे बहुत बुरा वक्त आएगा तो हम आपके शाना बशाना लड़ते हुए पाए जाएंगे। तो अब मौलाना फजलुर रहमान क्या फ़ौज पर बुरा वक्त लाना चाहते हैं? और ये पहला मरहला है, यानी पहले आप किसी को ज़ख्मी करें, उसके ऊपर हमला करें और फिर उसकी मरहम पट्टी के लिए साथ खड़े हो जाए। उन्होंने मौलाना ताहिर अशरफी के हवाले से भी मिमिक्री करते हुए बताया, और मिमिक्री जब वो कर रहे थे तो मुझे इमरान खान भी याद आ गए, जिन्होंने एक ज़माने में मौलाना फजलुर रहमान की, महमूद अचकज़ई की और सब की नकल उतारी थी, और फिर एक वक्त आया
कि वो उन्हीं के पाँव पड़ते हुए नजर आए। तो मौलाना भी आज मौलाना ताहिर अशरफी की मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे थे और वो कह रहे थे कि एक शख्स मेरे साथ, बल्कि एक मौलवी मेरे साथ रात को खाना खा रहा था और मेरे जलसे कामयाबी पर मुबारकबाद दे रहा था, अगले दिन बेचारा रो रहा था। तो मौलाना ताहिर अशरफी का उन्होंने इस हवाले से न सिर्फ मजाक उड़ाया बल्कि इस बात को भी उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया कि वो किस बात पर आरज़दा थे, जिस बात पर सारी कौम अफसरदा है। उन्होंने एक और दावा किया कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की पेशकश की गई थी और मैंने कहा कि बनती नहीं है, आप हमें लोग मुहैया कर देंगे, मैं लोटों के सहारे हुकूमत बनाऊंगा, तो मैं उस घोड़े पर सवार होने के लिए तैयार नहीं हूँ जिसकी बागें मेरे हाथ में ना हो। तो आप इस सारी तकरीर को, जो बड़ी लंबी चौड़ी है और इसी किस्म की बातें हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद मैं दोहराना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन वो एक कदम पीछे हटने की बजाय 10 कदम आगे निकल गए हैं और लगता है कि उन्हें नताइज की हरगिज़ परवाह नहीं है। उनकी तकरीर सुने तो वो ऐसा लगता है कि उन्होंने सर पर कफन बांध लिया है या फिर इन्हें कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस मिला है। जब इमरान खान इक़्तिदार से निकाले गए थे, जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी, तो वो भी जब जलसों से खिताब करते थे तो उस वक्त के आर्मी चीफ को मीर जाफ़र और मीर सादक कहकर बुलाते थे। तो उस वक्त भी लोग कहते थे कि इनको कहीं से कोई कॉन्फिडेंस मिला है और इनको नताइज की कोई परवाह नहीं है। तो अब आप ज़रा गौर करें, पीटीआई बहुत बड़ी सियासी जमात थी और हुकूमत में थी, अच्छा खासा वोट बैंक था, लीडर भी बहुत पॉपुलर था। चले तहरीक अदम एतमाद आई, एक सियासी मूव हुई, वो हुकूमत से बाहर हो गए, फिर किसी ने उनको बताया कि फ़ौज को पड़ जाओ। 4-6 महीने तक प्लानिंग होती रही और फिर 9 मई आ गया, प्लानिंग पर पूरी तरह अमल हुआ। शोधा की यादगारों पर हमले हुए, फौजी इमारतों पर हमले हुए, फौज को टारगेट किया गया, किसी ने उनको नहीं रोका। तो पीटीआई ने जो चाहा, जो सोचा, जो प्लान किया वो किया। तो उसके बाद क्या हुआ, पीटीआई बढ़ गई। फिर हमने टीएलपी को देखा, किसी ने उनको भी बताया कि बाहर निकलो, ललकारो और बता दो कि तुम सरेंडर करने के लिए पैदा नहीं हुए, टकरा जाओ रियासत से, पड़ जाओ सबको, वो भी पड़ गए। आज उनका भी नामो निशान नहीं है। तो तरीक़ेकार वही है। किसी ने मौलाना साहब को भी उस राह पर लगा दिया और मौलाना साहब का तो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो लॉन्ग मार्च जब कर रहे थे इमरान खान के दौर में, तो परवेज़ इलाही साहब ने उनकी किसी फेक जर्नल से मुलाकात करा दी थी। उस जर्नल ने उन्हें यकीन दिलाया कि मौलाना आप वापस जाएं तो हम हुकूमत को घर भेज देंगे। बाद में मौलाना साहब खुद इस बात को मानते रहे कि वो तो जर्नल था ही नहीं, हमें तो धोखे से वादे वईद करके वापस भेजा गया। अब ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं कि पाकिस्तान में हुकूमतें बंदोबस्त के तहत बनती हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ वेल कनेक्टेड लोग होते हैं, बहुत सारी सियासी जमातें होती हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल भी होते हैं। तो मौलाना साहब की जमात भी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रही है, पीडीएम का हिस्सा रही है। तो मुझे लगता यूँ है कि किसी ने मौलाना साहब को भी इस राह पर लगा दिया, किसी अपने बंदे नहीं, किसी अपने जर्नैल नहीं कह दिया होगा कि पै जाओ। अब वो बाद में पता चलेगा कि ये एक ट्रैप है। तो मौलाना इस वक्त जो कुछ कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो इनकी गुफ्तगू है, जो ललकार है, जो इनकी पार्टी का मूड और मिजाज है, वो टकराव की सियासत है। और टकरा किससे रहे हैं, रियासत से और फौज से। तो 2 बार तो ये फार्मूला कामयाब हो चुका है, 2 बड़ी सियासी जमातें एलिमिनेट ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। अब अगर तीसरी बार भी ये फार्मूला कामयाब होता है तो मौलाना की जमात कहाँ खड़ी होगी, मुझे कंफर्म तो नहीं है। मैं सिर्फ अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि मौलाना हो सकता है ट्रैप हो गए हों, मौलाना को भी किसी ने चारा डाल दिया है और वो चारा निगल चुके हैं। उन्हें चारे के फ़वाइद बता दिए गए हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़ौज से ख़ुद को डिस्टेंस कर लो तो ये जो सारी मुखासमत है, ये ख़ारजीन है जो मार सकते हैं, जो टफ टाइम दे सकते हैं, उनसे आप बच जाओगे। तो मौलाना फजलुर रहमान ने ख़ुद को और अपनी जमात को अगर बचाया है तो ये उनका राइट है, मगर वो इस अमल में बहुत आगे चले गए हैं। वजह क्या बनी है, मौलाना साहब ने तकरीर की, अभी तक मौलाना के ख़िलाफ़ ना रियासत ने मुकदमा किया, ना फ़ौज ने रद्द-ए-अमल दिया, ना उनका कोई जलसा रोका, ना उनका कोई कन्वेंशन रोका, ना उन पर छापे पड़े, ना उनके लोगों को पकड़ा गया। तो कहीं से भी उनको गर्म हवा महसूस नहीं हो रही। इस्टेब्लिशमेंट भी उनको कुछ नहीं कह रही क्योंकि तरीक़ेकार वही है। ऐसे मौके पर हमने बारहा देखा कि जो
होता है उसे होने दिया जाता है। अगर जुर्म होने से पहले पकड़े जाएंगे तो फिर अगरतला साजिश केस बनता है, फिर अवामी दबाव पर लीडर को छोड़ना पड़ता है। तो ये गलती अब हमारे सियाने लोग नहीं करते, अब पक्का हाथ डाला जाता है। तो मुझे लगता है, हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग, कि मौलाना उस तरफ जा रहे हैं जहां उन पर पक्का हाथ पड़ सकता है। तो इसलिए उन्होंने अब आगे 15 अक्टूबर को मुल्तान में, अगस्त में चारों सूबों में, नवंबर में पंजाब में, सितंबर में भी पंजाब में, अब जल्द से जुलूस सब वो खेलने चल पड़े हैं। तो मौलाना को ये लग रहा है कि उनके रास्ते में कोई नहीं आएगा और वो सबको रोनते हुए चले जाएंगे। और हुकूमत खुद भी कह रही है कि अभी तक उन्होंने मौलाना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, ना करने का फैसला किया। दूसरी तरफ सियासी मैदान भी गर्म हो गया, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है और माहौल बड़ा गर्म है। बिलावल भुट्टो हुकूमत की क्लास ले रहा है और जमकर ले रहा है। वो कह रहा है कश्मीर में नून लीग को ऐसी शिकस्त देंगे, ऐसा मारेंगे, दुनिया याद रखेगी। अभी हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद वज़ीर दिफा की बैंड बजा रहे हैं, उनके इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ का नाम लेके कह रहे हैं, वज़रा के नाम लेके कह रहे हैं कि कश्मीर के हालात ख़राब कर रहे हैं। हुकूमत के जो एक वज़ीर है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल दिया। वो कहते हैं कि बिलावल की तकरीर हालात ख़राब कर सकती है, ख्वाजा आसिफ के बारे में उनका रवैया अच्छा नहीं है। तो भाई बिलावल तो गुस्से में है। बिलावल का दो तरह का गुस्सा है। एक तो गुस्सा उसको ये कि आपने उसको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया, जो तयशुदा मामला थे कि 2.5 साल बाद शहबाज शरीफ साहब स्टेप डाउन कर जाएंगे तो बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, लेकिन आपने उनको कुर्सी नहीं दी। इसी वजह से तो 2.5 साल वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, यानी उन्होंने वजारतें नहीं ली। और उन्होंने कहा जब हम आएंगे तो अपनी वजारतें लाएंगे और ख़ुद बड़ा काम करेंगे। तो आपने वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया तो वो आपकी बैंड तो बजाएगा। तो पाकिस्तान में जिसको भी आप हुकूमत नहीं देंगे या कुर्सी नहीं देंगे तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है भाड़ में जाए सब कुछ, वो कहता है जला दो, गिरा दो। तो बिलावल भुट्टो के दिल में कश्मीर का दर्द नहीं है, बल्कि अपनी वजारत उज़्मा खोने की तकलीफ़ है। अब उनकी अपनी हुकूमत कश्मीर में है तो कश्मीरियों के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। अब वोट लेने के लिए वो आ गए हैं कि कश्मीरियों को उसका हक दो। जाले इस पर बड़े तड़पते हैं जब मैं ये बात करता हूँ, तो कहते हैं जी बिलावल को सियासत ना सिखाएं। तो भाई हम सांप के बच्चे को काटना नहीं सिखा रहे, हम नहीं सिखाते, हम तो पिक्चर दिखाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ट्रेंड किया था तो उसका औरा और था, उसकी सियासत और थी। बिलावल भुट्टो के बारे में मेरी कन्विक्शन ये कि उनको जरदारी साहब ने ट्रेंड किया है, तो जैसा ट्रेनर वैसी आपको प्रोडक्ट, तो क्वालिटी का आपको एहसास हो जाएगा। तो बहरहाल कश्मीर के इलेक्शन ने काफ़ी हीट पैदा कर दी है और अगले चंद दिनों में ये हीट और बढ़ने वाली है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, आज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि इलेक्शन तो मुलतवी नहीं होने जा रहे, इन्हीं हालात में इसी तरह इलेक्शन होंगे। बिलावल भुट्टो साहब और पीपल पार्टी से जो एक सवाल पूछना बनता है वो तो ये है ना कि अपनी हुकूमत के होते हुए वो आज तक बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को ना गिरफ्तार कर सके, ना अंजाम तक पहुंचा सके, असल कातलों का सुराग नहीं लगा सके। तो इनकी काबिलियत का और क्या आप अंदाज़ा लगाएंगे। एक और बड़ी खबर ये थी कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तालर की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। अब उनकी गाड़ी पर हुई है, गाड़ी के करीब हुई है। दो किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं लाहौर किला के डिफेंस में वो अपनी फैमिली के साथ गुजर रहे थे, कोई पास से गाड़ी गुजरी तो मन चले जवान थे, उन्होंने फायरिंग कर दी, तो पुलिस ने कार्रवाई करते मुलज़िम को असला और गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया। बाद लोग कहते हैं कि उनको देखकर फायरिंग की गई, उनको अटैक किया गया, मुबैना तौर पर 5 फायर किए गए। उसके बाद गाड़ी वालों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सेफ सिटी कैमरे और जदीद टेक्नोलॉजी और फिर वज़ीर साहब के साथ डाले शाले होते हैं तो उन्होंने पकड़ लिया। तो अताउल्लाह तालर ने बताया कि फायरिंग के वक्त वो पूरी फैमिली के साथ थे। मुलज़िम भी पकड़ा गया, उसकी शनाख्त उसामा के नाम से हुई है, असला बरामद कर लिया गया है। अब जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या उन्होंने अताउल्लाह तालर को मारने की कोशिश की, उन पर हमला करने की कोशिश की, या एवं ही शौकिया फायरिंग कर दी, या ऐसे ही डिफेंस के किसी रईस ख़ानदान के बिगड़े बच्चों ने सोचा होगा कि वज़ीर साहब डाकी कर लेगा तो फायरिंग कर दी। अभी इसके बारे में तहक़ीक़ात जारी है। अब बात करते हैं खास साहब की बहनों के हवाले से। खास साहब की एक बहन तो पहले ही काफ़ी पॉपुलर सियासतदान बन चुकी है जिनका नाम अलीमा खान है, दूसरी नौरीन खान है जो इंडिया में हिट हो गई हैं।
तो अब वैसे पूरी फैमिली को इंडिया माइग्रेट कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इनको काफ़ी पजीराई मिल रही है। तो नौरीन खान साहिबा ने जो बयान दिया उसके बारे में बात करते हैं। उनको NCCI ने नोटिस जारी कर दिया कि आप तशरीफ़ लाए, ज़रा इसकी वजाहत करें, उसमें बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अलीमा खान साहिबा वो पेशावर के और KPK के मुख्तलिफ इलाकों में गई हैं, सवात में, बुनीर में, ये मुराद सईद का इलाका है। वहाँ उन्होंने मुराद सईद से कहा कि आप बाहर आए, सवात के लोग साथ खड़े हों, इस वक्त आपकी ज़रूरत है। फिर उन्होंने तमाम छुपे हुए कारिंदों को, लीडरों को, सबको कहा कि बिलों से बाहर निकल आओ, बाहर आओ। हम चाहते हैं कि मुराद सईद से अब वक्त आ गया है, सारे के सारे जो भी छुपे हुए, जो भी रूपोश हैं, सब बाहर आ जाएं और तहरीक चलाओ, फिर इमरान खान बाहर आएगा। और वो चाहती है कि इमरान खान की आंख का इलाज हो। यानी अगर अलीमा खान ये सारी तहरीक चला रही है कि इमरान खान की आंख का इलाज हो, तो ये सारे बेचारे बाहर निकले और पकड़े जाए और छितर भी खाएं। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कमल शौजब, मुराद सईद और जो बाहर भाग गए हैं, ये सारे लोग क्या गिरफ्तारियां देने के लिए आए? तो इस पर मुराद सईद का रद्दअमल तो फौरी आ गया। उसने कहा आप फिक्र ही ना करें, जब भी आप आएंगी सवात बुनीर में आपको लोग बाहर निकले मिलेंगे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहना। यानी उन्होंने खुद बाहर आने से इनकार कर दिया। तो अब अलीमा खान साहिबा अपनी भाई की आंख का इलाज कराने के लिए बेचारी वहाँ गई हुई हैं। अगर प्रॉपर तरीके से ये इमरान खान के केस को फॉलो करें और जो रियासती कवानीन है उनके ऊपर अमल करें, तो मेरा ख्याल है अब तक इमरान खान की आंख जो है वो पूरी तरह रोशन हो चुकी होती है, और मेरा ख्याल हो गई होगी। खास साहब ने इन्नी फिक्र नहीं जिन्हें खास दी भैन दी अख दी फिक्र है। तो अब इनकी जो बहन है नौरीन नियाजी, जिन्होंने कहते हैं मुर्दा बोले जब भी कफन फाड़ के बोले, इतना हमें भारतीयों ने जलील नहीं किया जितना इमरान खान की बहनें करें। यानी जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये आपका मुल्क है। हमने कभी इमरान खान पे या उनकी बहनों पे गद्दार होने का इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन आप खुद ऐसी हरकतें करें जिससे लगे कि आप दुश्मनों की सब में खड़ी है, तो फिर लोगों के पास और क्या चॉइस रह जाती है। जब मौलाना फजलुर रहमान कहते थे कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, तो उस वक्त भी हम उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने ही उसको हीरो मान लिया, तो वो तो बयानिया वैसे ही मर गया। आज इमरान खान की बहनें खुद ये साबित करने पे तुली हैं कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान के बाहर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको ज़्यादा पसंद करती हैं, उनको ज़्यादा लाइक करती हैं। मोदी जो है वो पाकिस्तान को 2 मिनट में फिक्स कर देता है। मोदी बेचारा अपनी चश्मे 2 मिनट में नहीं बांध सकता, पाकिस्तान को क्या फिक्स करेगा। मोदी एक चाय बेचने वाला ऑर्डिनरी शख्स है, और चूंकि भारत में लोकतंत्र है, जमहूरियत है, तो वहाँ इस किस्म के लोग ऊपर आ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासत के डायनेमिक्स और हैं, और इंडिया में जितने भी हमने हुक्मरान देखे हैं माजी से लेके अब तक, किसी में भी इतना दमखम नहीं है जो पाकिस्तान के मद्दे मुकाबल आ सके। और मोदी तो बेचारा वैसे डर गया था जब अमेरिका का सदर ये कहता है कि मैंने मोदी को कहा कि मैं तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर दूंगा, तुम्हारा सब कुछ बंद कर दूंगा, और फिर ये बताया गया कि तुम्हारे सारे जो अहम मुकामात है पाकिस्तान ने निशाने पे रखे हुए हैं, और पाकिस्तान ने कह दिया कि हमें अगर इनके ऊपर एटम बम मारना पड़ा तो हम मार देंगे, अगर 2 हमारे मरेंगे तो 4 तुम्हारे मार के मरेंगे। तो पाकिस्तान का जो सिपा सलार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उनकी जो स्ट्रेटेजी, उनकी जो कमांड थी, उससे इंडिया डरा, और ट्रम्प ने उसे बताया कि ये मजाक की बात नहीं है, आप वो इंटेंसिव फाइट भूल गई हैं। इंडिया के 150 तैयारे और पाकिस्तान के सिर्फ 30-40 तैयारे, और हमने कितने गिराए, उसमें 10 तैयारे गिरा दिए, और बाकी के 20-30 लॉक किए हुए थे, वो भी चाहते तो गिरा देते। तो हमने उनको एक्चुअली छोड़ दिया, हमने वो लड़ाई बढ़ाई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहता था। वरना इंडिया को जितनी मार पड़ी है, 1.5 साल हो गया उनको अपनी सफाइयाँ देते हुए, और आज तक उनकी कौम उनसे सवाल पूछती है, और आज तो उनके जर्नैल मानते हैं कि पाकिस्तान ने उनकी ठीक ठाक पढ़ाई की है। और आज भी इंडिया के अंदर हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान के साथ कोई मुकाबलेबाजी कर सके। तो नौरीन नियाज़ी ने पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की है। तो नौरीन नियाज़ी को आज साइबर क्राइम ऑफिस में तलब किया हुआ है, दिन 12 बजे इनको बुलाया गया है, और कहा कि अगर आप नहीं आएंगी तो आपके खिलाफ पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा 174 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
अब बाद लोग कहते हैं नौरीन नियाजी के इंटरव्यू ने गैर सरकारी तर्जुमानों, वज़रा, सियासतदानों और खुद साख्ता महबूब वतन हल्कों की तवज्जो मौलाना फजलुर रहमान से हटा दी। तो भैया मौलाना फजलुर रहमान ने तवज्जो फिर अपनी तरफ मबजूल कर ली है। वो लोग जो कह रहे थे ना कि तमाम तर तनकीद मौलाना फजलुर रहमान पर हो रही है, नौरीन नियाजी की वीडियो सामने आई तो अब उनकी तरफ हो गई है, तो वो तो सर्कल है, क्योंकि ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शायद ये टाइम आ गया कि पाकिस्तान के सारे दुश्मन जो हैं वो एक ही सब में खड़े नजर आए। तो नौरीन नियाजी की जो गुफ्तगू है उससे पाकिस्तान दुश्मनी साफ नजर आती है। ये बेचारी दूसरों को ज़हनी मरीज़ कहती रही, ये पूरा ख़ानदान खुद पूरा ज़हनी मरीज़ है। तो ये लोग अगर पाकिस्तान को इतना ही कम तरह समझते हैं कि पाकिस्तान में ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, जमहूरियत पे इनको बिलीव नहीं है, सियासत इनको नहीं आती और सबर इनके अंदर नहीं है, ये चाहते हैं कि अगर हमें कुर्सी ना मिले तो हम पाकिस्तान को तबाह कर दें। तो अगर इनको पाकिस्तान इतना बुरा लगता है तो इनके भाई को पाकिस्तान क्यों चाहिए? इनके भाई को पाकिस्तान की हुकूमत क्यों चाहिए? इनका भाई पाकिस्तान की जेलों में क्यों सड़ रहा है? फिर जाए बाहर जाके मौजे करें। तो कल तक जब इमरान खान वज़ीर आज़म था उसे मोदी ने फिक्स किया था। आप देखें वो जो हमने 2 त्यारे गिराए थे, अभिनंदन को पकड़ा था, टी इज़ फैंटास्टिक, पाकिस्तान ने वो वापस कर दिए पायलट। तो वज़ीर आज़म कौन था? इमरान खान। तो ये इतने बहादुर लोग हैं कि मोदी के सामने 24 घंटे भी खड़े नहीं रह सके। और जो मोदी को अभी तक फैंटी लगा रहे हैं उनके बारे में इनका दावा है कि मोदी इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता। अब कुछ लोगों का इस्तदलाल ये है, उस एंकर को भी बुलाया गया है शाम को भी, तो सारी पीटीआई नौरीन नियाजी की उल्टियां सीधी करने में लगी हुई है। वो जो उनका गंद फैलाया उनको धोते हैं, अब भी लोग धो रहे हैं। वो कह रहे हैं जी नौरीन नियाजी का जो इंटरव्यू है ये को 3 महीने पहले जवान पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से रिकॉर्ड किया गया था। अब जिसने इंटरव्यू किया और जो वेबसाइट का मालिक था उसने कहा ये इंटरव्यू नहीं चलना चाहिए। फिर नौरीन खान ने कहा कि ये इंटरव्यू मत चलाना। तो 3 माह तक ये इंटरव्यू नशर नहीं हुआ। तो इस बात से कतई नज़र कि इंटरव्यू रोका गया था, नशर होना था, नहीं होना था, सवाल ये कि इन्हें ये अल्फाज अपने मुल्क की फतह और इज्जत के बारे में कहने चाहिए थे। आपने आज कहे, कल कहे, ये क्यों नहीं कहते कि गलत कहा था? अब तो नौरीन नियाजी का अब मार का हक के वाले से जो बयान है उसको इंडियन मीडिया ने हाईलाइट कर दिया। तो इन्होंने महज अपने सियासी मफाद की खातर पाकिस्तान की जो पूरी मेहनत है, पाकिस्तान की जो पूरी कौम की इज्जत है उसको दाव पे लगा दिया और फिर इसको इसराइल से जोड़ने की कोशिश की है। इससे पहले भी माजी में नौरीन नियाजी इस किस्म की बोंगियां मारती रही है। मैं ख़वातीन है इनके बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ और बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ, मगर मैं करूँगा नहीं। जेड़ा पन्नो लाल है खान साहब के ख़ानदान में, नियाजी ख़ानदान में, वो हम हफीजुल्लाह नियाजी साहब से कभी कभी इजहार अफसोस भी करते हैं कि उनका बेटा किस किस्म के कामों में पड़ गया, मामू के पीछे लग के आजकल जेल काट रहा है। तो पता चला कि वालदा की तरबियत का असर है। वो सारी फैमिली एक ही स्टेट ऑफ माइंड की है। और मेरी अब तक की इतलात ये कि उन्होंने अपनी जगह अपने वकील को पेश करने का फ़ैसला किया है और उनको ख़दशा इस बात का कि अगर वो गई तो उन्हें कहीं गिरफ़्तार ना कर लिया जाए। तो अलीमा खान साहबा पहले ही डर रही है, 26 नवंबर का केस, उसका भी फ़ैसला आने वाला है, तो उन्होंने भी अंदर हो जाना है। और उसके बाद नौरीन खान ने वैसे अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है। अब रह जाएगी डॉक्टर उज़्मा खान, तो वो बेचारी अपना क्लिनिक खोल के अपना गुजर बसर किया करेगी। अब बात करते हैं लाहौर में एक मारूफ कारोबारी शख्सियत को एयरपोर्ट से पकड़ा गया। उनका नाम है मियाँ अदरीस। उनका नाम PNLI लिस्ट में शामिल था और वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे कि उन्हें रोका गया। बताया गया जी आप 12 अरब के बिजली फ्रॉड के मुकदमे में हैं। FIA फैसलाबाद में एक मुकदमा है 35/226 और इसमें फैसलाबाद की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन है फेस्को, उसके 2 साबिक सरबराहान सईद अख्तर और खुर्शीद आलम को भी गिरफ्तार किया गया। तो ये जो मियाँ अदरीस है ये सतारा ग्रुप के मालिक हैं। सतारा टेक्सटाइल मिल बहुत ही मारूफ कारोबारी इदारा पाकिस्तान के अंदर। इनको लाहौर एयरपोर्ट से पकड़ा गया। अब ये जो मुकदमा है, इंक्वायरी है, ये बड़ी देर से चल रही है। मुकदमा अब दर्ज हुआ है। मुकदमे के मुताबिक सतारा ग्रुप की सतारा एनर्जी लिमिटेड सतारा केमिकल के डायरेक्टर ने फेस्को मैनेजमेंट के साथ मिली भगत करके मुकर्ररा निर्खों के बरक्स
फेस्को को महंगी बिजली फरोख्त की और फिर सारा केमिकल के लिए फेस्को से इंतहाई सस्ते निर्खों पर बिजली खरीद कर कौमी खजाने को 11.96 अरब रुपए का भारी नुकसान पहुंचाया। अगर किसी को नहीं समझ आई, मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उन्होंने अपनी बिजली पैदा करनी शुरू की सोलर से या किसी और तरीके से। फिर उस इजाफी बिजली को इन्होंने फेस्को को या वापडा कह लें, उनको बेचा, महंगे दामों बेचा और अपने इस्तेमाल के लिए वापडा से सस्ती बिजली ली। तो सीधी सीधी दिहाड़ी ये काम सिर्फ मियां इदरीस ने नहीं किया, ये काम फैसलाबाद की बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलों ने किया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया। एक ज़माने में चूँकि बिजली शॉर्ट थी तो इन लोगों ने इंडस्ट्रियाँ चलाने के लिए अपने यूनिट जनरेट किए, इजाफी बिजली पैदा की, हुकूमत को भेजी, नेशनल ग्रिड में गई, तो महंगे दामों। तो ये मुकदमा दर्ज है 12 अरब का। तो अब इनको गिरफ्तार किया गया और बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। इसमें फेस्को के 7 और सतारा ग्रुप के 6 लोग नॉमिनेट हैं। दूसरी अहम बात ये कि ये बड़े अहम आदमी है और ये क्योंकि बिजनेसमैन है तो हर हुकूमत के करीब होते हैं। नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी है, ये नून लीग के करीब हैं, लेकिन नून लीग की हुकूमत में ये गिरफ्तार होते तो उसका मतलब ये है कि फिर मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है वो इस हवाले से बड़ी स्ट्रेट एंड क्लियर है। अगर ये हुकूमत के करीब होते, नवाज शरीफ के करीब होते तो ना रोके जाते ना गिरफ्तार होते। बाद लोगों ने बताया कि जब ये एयरपोर्ट पे पकड़े गए तो इनको फिर छोड़ दिया गया और कहा गया कि आप अबूरी जमानत करा लें। अब मुझे नहीं पता कि ये गिरफ्तार हैं, रिहा हो गए हैं, जमानत करा ली और ये FIA ने मुकदमा दर्ज किया है और गालिब इम्कान ये कि उनको शायद FIA ने तहवील में ले लिया या बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। तो ये एक बड़े बिजनेसमैन की गिरफ्तारी है, इससे बिजनेस कम्युनिटी को काफ़ी दचका पहुंचेगा और ख़ासकर उस इंडस्ट्री को, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा एका है, तो इससे हुकूमत पर दबाव भी आ सकता है। तो मेरा ख्याल है सारी चीज़ें हुकूमत के मद्देनज़र होंगी, जिसमें हुकूमत को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने अपने करीबी आदमी को भी इस मामले में स्पेयर नहीं किया। अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान के हवाले से। हर गुजरते लम्हे के साथ इस बात का खदशा बढ़ गया कि जंग वुसअत इख्तियार कर सकती है। अमेरिका पूरी तैयारी कर रहा है, उसने मज़ीद जहाज़ भेज दिए हैं और ईंधन बनने वाले जहाज़ भी भेज दिए हैं। पूरी तैयारियां हैं कि इस जंग को फैला दिया जाए। अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के सूबा स्फान में वाक़या नतंज़ की मरकज़ी यूरेनियम अफज़ुदगी की एटमी तनसीब को भी निशाना बनाया। ईरानी हुकाम के मुताबिक उन्होंने कई मिसाइलों को फ़िज़ा में तबाह कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलों के लगने से तनसीब के बैरूनी ढांचे और बिजली के निज़ाम को नुकसान पहुँचा है। और उसके बाद इस्फान के इर्द गिर्द ताबकारी के ख़तरात के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी किया गया। दूसरी तरफ ईरान जो अभी हमले कर रहा है, कुवैत पर मुसलसल कई दिनों से हमले जारी है और उसके पानी के एक प्लांट पर ईरानी ड्रोन गिरा, आग लगी हुई है। प्लांट की बंदिश से कुवैत सिटी समेत कई शहरों में पीने के पानी का बहरान पैदा हो गया। ये प्लांट कुवैत की आधी आबादी को साफ पानी फराहम करता है। तो पिछले 3 रोज़ के दौरान कुवैत में तवानाई के बुनियादी ढांचे पर यह तीसरा हमला है। हफ्ते के रोज़ भी एक तेल की तनसीब को निशाना बनाया गया था। तो बहरीन और कुवैत की फ़ौज के मुताबिक ईरानी फ़ज़ाई हमलों का मुकाबला जारी है। दोनों ममालिक में फ़ज़ाई हमलों के बार बार सायरन बजते हैं। बहरीन के दारुल मनामा में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं, जहाँ पर अमरीकी बहरिया का 5th फ्लीट कायम है। तो बहरीन ने ईरान पर शहरी इलाकों और बुनियादी तनसीबात को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद किया। इसके अलावा ईरान ने दावा किया कि इसने कुवैत में वाक़या 2 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ड्रोन हमले किए हैं और इन हमलों में कैंप अदीरी में एक अमरीकी असला डिपो और अली अल सालम एयर बेस पर मौजूद पैट्रियट रडार और फ़ज़ाई निगरानी के निज़ाम को निशाना बनाया। इससे पहले उर्दन में ईरान ने हमला करके 2 हेलीकॉप्टर और जहाज़ तबाह करने का दावा किया और ख़बर ये भी कि ईरान ने मिसाइल मार मार कर उर्दन का भुरकस निकाल दिया है। उर्दन में काफ़ी अमरीकी फ़ौजियों के मारे जाने की भी इतलात है। एक मिसाइल तो ऐसा मारा गया है कि एक अमरीकी फ़ौजी, उसकी बाकियात ही गायब हो गई है। तो अमरीकी हैरानों पर निशान है कि फ़ौजी किधर गया, क्या मिसाइल में कुछ ऐसा था। तो ये जंग बहुत ख़तरनाक मरहले की तरफ जा रही है। अगली खबर सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के हवाले से। कल उन्होंने रात गए तक वीडियो शेयर की कि मेरे घर में पुलिस घूम रही है, तलाशियाँ ले रही है, मुझे पकड़ने आया है। तो पता चला कि जावेद हाशमी और उनके 2 दामाद के ख़िलाफ़ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज है। जुमे से उनकी बिजली भी बंद है, इसके बावजूद वो बिजली चोरी कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जावेद हाशमी और उनके 2 दामाद हैं, उनके खिलाफ थाना मखदूम रशीदिया में अलग अलग मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और जो मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई या मैपको, उनके तर्जमान का कहना है
कि मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई के दौरान बिजली चोरी पकड़ी गई थी। जावेद हाशमी के घर के और जो उनका फार्म हाउस है वहाँ के मीटर उतार लिए गए थे, मगर इसके बावजूद उन्होंने कुंडियाँ डालकर बिजली जलाई हुई थी, तो इसलिए पुलिस उनके घर गई थी। बाकी उनके खिलाफ ऑफिशियली मुकदमा दर्ज कर लिए गए, लेकिन ना जावेद हाशमी गिरफ्तार हुए ना उनके दोनों दामाद गिरफ्तार हुए। तो अब तक के लिए इतनी आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना और गिरदुआ के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।